ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आज किसने पॉइंट आउट कर दिया। किसने पॉइंट आउट किया? कृष्णा ने, कि आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। चलो ठीक है, अच्छा वो पॉइंट आउट कर दिया, नहीं तो आज तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होता। ठीक है ना। चलो एनीवे, अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने सबसे पहले बताया एक्सट्रीमम क्या होता है, वो मैक्सिमा और मिनिमा होता है। फिर डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्स इज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन कैन हैव। ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल बताया साइन एक्स का, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि सारे वैल्यूज के लिए साइन एक्स डिफाइंड है ना। और रेंज क्या होगा ना, साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक डिफाइंड, वो रेंज। अब मैं लॉग एक्स का पूछ रहा हूँ डोमेन। डोमेन, अच्छा डोमेन हो जाएगा इस बार है ना, ऑल रियल नंबर्स x ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है या नहीं। लेकिन जो रेंज होगा y, वो क्या है, वो तो -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर x का वैल्यू 1/10 रखो तो -1 होता है, y =-1। और अगर x का वैल्यू 10 रखो तो y +1। फिर x का वैल्यू 1/100 रखो तो y का वैल्यू -2। इस तरीके से -∞ से लेके +∞। ठीक है ना। तो ये हो गया जो है तुम्हारा रेंज। तो इस तरीके से क्या होगा ना, डोमेन और रेंज पता चल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबने एकदम सही आंसर दिया है लगभग। अब जो आंसर मुझे दिख रहा है, एक्चुअली मुझे 6-7 आंसर एक साथ दिखता है, उसके ऊपर सारे आंसर चला गया। अब मैं वहां जाके देख नहीं रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो चलेगा। तो देयरफॉर वी हैव आउट हियर डोमेन एंड रेंज, सो दैट इज राइट। अब एक्सट्रीमम क्या है, सपोज एक फंक्शन कि किसी एक रेंज के अंदर तुम एनालाइज करना चाहते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी एक डोमेन के अंदर तुम एनालाइज करना चाहते हो, और लेटेस्ट से मैंने उस डोमेन पे, सपोज मैंने उस डोमेन पे, डोमेन मतलब जिस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। तो उस डोमेन पे सपोज मैं फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं सपोज, और वो ग्राफ मान लो ये ऐसे, सपोज ऐसे कुछ ग्राफ, ठीक है ना। अब अगर देखोगे इस ग्राफ में, ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा 1, मैक्सिमा 2, मैक्सिमा 3, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमा तो मैं स्मॉल m से लिख रहा हूं, मिनिमा 1, मिनिमा 2, मिनिमा 3, और ये हो गया मैक्सिमा 4। तो मैंने कैपिटल M में मैक्सिमा लिखा, ठीक है ना, कैपिटल M में मैक्सिमा लिखा है। तो अगर मान लो पूछोगे कि इस डोमेन पे यहां से लेके यहां तक, हो सकता है ये फंक्शन आगे उधर भी डिफाइंड होगा, हो सकता है इधर भी डिफाइंड होगा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हम तो इस डोमेन में वर्कआउट कर रहे हैं, या इस डोमेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मैक्सिमम, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम बोलते क्या होगा, एक वैल्यू ये आ गया विच इज द मैक्सिमा। देखो यहाँ पे कई मैक्सिमा है, पर इनको अगर कंपेयर करो तो यही सबसे वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली अगर मिनिमा कंपेयर करो तो यही सबसे कम वैल्यू है। तो ये हो गए इनके एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। कि इनके जो वैल्यूज है, जो भी y का वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू तो कुछ ऐसे आएगा। मान लो अगर ये x है सपोज, तो ये हो गया y का वैल्यू, यहाँ पे 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 ये हो गया y का वैल्यू, और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे कई मैक्सिमा है, और इनमें से एक्चुअल जो मैक्सिमम जिसको मैं कह सकता हूँ एक्सट्रीमा, वो ये आएगा। यहाँ पे कई मिनिमा है ना, ये भी एक मिनिमा है, ये भी एक मिनिमा है, ये भी मिनिमा है ना, इसका वैल्यू ये आ गया। लेकिन ये हो गया उसमें से सबसे ज्यादा मिनिमम, ठीक है। तो ये इनके एक्सट्रीमम वैल्यूज या इनके एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, दैट्स द केस। हाँ, कुमार आदित्य ने भी सही आंसर दिया, डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड रेंज कैन बी एनीथिंग बिटवीन -∞ एंड +∞। अच्छा, कल कल क्योंकि मैंने बोला था कि तुम लोग क्वेश्चन पूछो और इस तरीके से एंड ऑल, तो कल बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। कल सरप्राइजिंगली लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। मैंने काफी सारा कल ही आंसर कर दिया है, कुछ अभी भी नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ज्यादा ही आ गया था। कल सब जोश में आ गया था, नहीं आज तो क्वेश्चन पूछ के छोड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना।
तो अभी 2-4 रह गया, अभी आज वीकेंड है तो अच्छा ही है, थोड़ा सा वीकेंड में मेरा भी हल्का सा रिलैक्स रहेगा, तो मैं जो है वो भी आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन रिक्वेस्ट आया था कि सर प्लीज इसको क्लास में डिस्कस कर दीजिए, एंड दैट इज, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास पर्सनल में, प्राइवेट में, चलो ठीक है। तो लाइक क्वेश्चन ये आया था कि v1 माइनस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 प्लस v2 वेक्टर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यानी मैं लिखूंगा v1 माइनस v2 डॉट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यानी क्या होगा दोनों का, तो यानी v1 डॉट v1 माइनस v2 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2 माइनस v2 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया कंक्लूजन। ध्यान रखना a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता, इनफैक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसे नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है ना। तो ये, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, है ना, क्योंकि v2 डॉट v1 और v1 डॉट v2 तो सेम सेम है, और एक माइनस और एक प्लस कैंसिल, तो v1 डॉट v2 क्या होगा, v1 डॉट v2 होगा मॉड v1 cos ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड v1, तो 0 होगा, तो नहीं क्या होगा, ये हो गया मॉड v1 का स्क्वायर, ये माइनस है, सिमिलरली ये हो जाएगा मॉड v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये इसका कंक्लूजन, ठीक है ना। सो दैट मींस दो वेक्टर्स का समेशन और दो वेक्टर्स का डिफरेंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो है कि दोनों का मॉड सेम आने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, कईयों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, एंड ठीक, बिल्कुल सही बात है, कईयों ने करेक्ट आंसर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और मैं खुद प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ आज, देखता हूँ टाइम के ऊपर है, अगर टाइम ज्यादा है तो इन दैट केस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 19, ठीक है, वैसे तो टाइम है, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, मे बी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड दैट इज एस स्क्वायर प्लस वी क्यू बाई ए, वी क्यू बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू एस माइनस वी टी बाई बी, बी स्क्वायर बाई बी अपॉन सी प्लस ए बाई बी, ठीक है ना। यू टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ए बी बाई सी, इनके डायमेंशन फाइंड। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, दिस आर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई मीन स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए, अच्छा मैं सारा ही बता देता हूँ। एस इज डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, ठीक है ना।
सोमा दत्ता दास पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम कैसे निकालते हैं? बेटे एक्सट्रीमम मतलब वही होता है मैक्सिमम मिनिमम, यानी निकालने का तरीका वही है कि dy dx इक्वल टू 0 कर, ठीक है ना। एक्चुअली देखो ये जो तो मिटा दिया मैंने, ये जो मैक्सिमम मिनिमा है ना, इसके जो सेट होता है, जैसे मान लो 6 मैक्सिमा है और मान लो 3 मिनिमा है, तो टोटल 9 वैल्यूज हो गए ना, तो हम इसको बोलते हैं सेट ऑफ एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमा, ठीक है ना, ये चीज। तो उनमें से जो है सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको तुम एक्सट्रीम बोल दो, इस तरीके से। अदरवाइज एक्सट्रीमा इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड बाय टू थिंग्स, वन इज मैक्सिमा एंड द अदर इज मिनिमा। निकालने का सब में एक ही तरीका होता है, दैट इज dy dx इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बट ये ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट इज इन क्लास 12th। आई मीन एक्चुअली ना प्लेन का जो डेफिनेशन वेक्टर में वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। इट इज डन बाय व्हाट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसका एनालिसिस के थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग है, व्हिच इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फिजिक्स। तो ये थोड़ा सा वेट करो, अंश ने पूछा है शायद, अंश ने पूछा है, थोड़ा सा वेट करो, यू विल बी एनीवे डूइंग इन क्लास 12 मैथमेटिक्स, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों के सिलेबस के बियॉन्ड है। कभी अगर वो मिलेगा तो मैं ऐसे जस्ट जनरल बता दूंगा, बट अभी उसको थोड़ा रोक, ठीक है ना। देखो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तब तो आसान, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू वांट टू डू अ वेक्टर एनालिसिस ऑन वेरियस अदर थिंग्स ऑफ, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, प्लेन, अगर प्लेन के ऊपर जो डिटेल एनालिसिस है वो पूरा प्रॉपर मैथमेटिक्स है, जो कि 3D में तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स। मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल देता हूँ, वो देखना cos थीटा नहीं आएगा, sin थीटा है, सॉरी हाँ sin थीटा है, ठीक है ना। ओके मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर और कोई भी गिवन वेक्टर होगा, उसका अगर प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो वो sin थीटा से निकलेगा, ठीक है ना, cos थीटा नहीं। ऋषभ जैन का एक आंसर आ चुका है, एक आयुष का भी आंसर आ चुका है, LT-1 और एक आया हुआ L-1 P5। सागरिका का भी आंसर आ गया है LT-1। चलो ठीक है, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। पहली बात तो हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो s स्क्वायर मतलब हो गया l स्क्वायर, है ना, s स्क्वायर का मतलब हो गया l स्क्वायर। अब v क्यूब का मतलब हो गया l क्यूब t-3 बाई a, है ना। तो दिस बाई a शुड बी l स्क्वायर, क्योंकि तब अदरवाइज ऐड ही नहीं हो पाएगा, है नहीं। यानी a क्या हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यानी l t-, यानी a तो आ गया l t-, ठीक है ना। ये s है, ये v स्क्वायर t स्क्वायर है, तो v स्क्वायर t स्क्वायर मतलब क्या होता है, l स्क्वायर t-2, और एक t टू द पावर 2 है, तो वो तो खत्म हो गया फिर, तो यानी l स्क्वायर बाई b, और ये l है, तो l स्क्वायर बाई b यानी b हो गया l। अब क्या देखो, ये s स्क्वायर है ना, ये s स्क्वायर है, और जो है ये तो ऊपर s है, यानी नीचे क्या होना पड़ेगा, 1/s, है ना, यानी 1/l। इसलिए c हो गया l-1, और क्या ना a हो गया l-2 बाई d मस्ट बी इक्वल टू l-1, क्योंकि ये l-1 है तो ये भी l-1 होना पड़ेगा, है ना। तो यानी d क्या हो गया ना, l-1 ऊपर चला गया तो l ऊपर चला गया, तो l स्क्वायर t-2, तो d हो गया l स्क्वायर t-, बस दैट्स इट। तो अब ab बाई cd, तो ab क्या हो गया ना, l स्क्वायर t-3 बाई cd, यानी l t-2, ठीक है ना, cd हो गया l t-2, यानी इक्वल टू l t-, ठीक है। मोस्टली ज्यादातर करेक्ट आंसर ही आया हुआ है। यशु ने क्या क्या सारे आंसर अलग अलग से इंडिविजुअली दे दिया, और जो है बाकी लोगों ने, अच्छा आयुष थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटे, मे भी कहीं पे तुमने कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, ठीक है। चलो इफ यू लुक एट डायमेंशंस यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। तो अभी तक जो हमने फिजिक्स का जर्नी किया है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान रहा है, क्योंकि उसमें कोर विजुअलाइजेशन तो था नहीं, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव या स्लाइटली मैथमेटिकल थी, ठीक है ना। चलो तो आज जो है ना हम लोग
we'll begin the first journey of physics, and that is on motion. ठीक है ना? अभी हम लोग जो है मोशन पे डिस्कस करेंगे. मोशन देखो is one subject या one chapter जिसका एक्चुअली ना you can say it as the base of physics. क्योंकि अगर मोशन के बारे में विजुअलाइजेशन और उसका कंसेप्चुअलाइजेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो जाए तो दैट केस देखना आगे का फिजिक्स का जर्नी बड़ा स्मूथ हो जाता है. ठीक है ना? So therefore when we discuss motion the concepts would be very fundamental and that's why it is even more important to understand them very you know what very much to the depth. मतलब कई बार होता है ना कुछ वर्ड देखते या सुनते ही ना एक अपील आता है या एक विजुअलाइजेशन आता है दिमाग में, लेकिन वो विजुअलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट. अदरवाइज ना कई बार हम लोग ऊपर ऊपर से कई सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं बट जैसे डेप्थ में जाओगे तो पता चला उसके अंदर कुछ और नहीं है. और कई बार सरप्राइजिंगली ऐसे होता है जो कि शायद तुम लोगों का भी राइट नाउ विश्वास भी नहीं है ना. जैसे मैं एक सिंपल सा आइडिया से डिस्कस करना चाहूंगा इज दैट वी हैव द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. We have the idea of what is called as displacement, we have the idea of what is called as velocity, acceleration, और इधर और भी दो चार क्वांटिटीज है टाइम, पोजीशन एंड सो ऑन. ठीक है ना? अब देखो ये है क्या, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये है क्या टाइम, है ना, पोजीशन एटसेट्रा, वेलोसिटी, इस तरीके से. अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इंटरेस्टिंगली इन तीनों को नहीं इससे, क्योंकि velocity is something that we are visualizing right from early childhood, है ना. तो velocity एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म. बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी हटा देता हूं, इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूं, मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है ना. ओम ने बोला कि अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एक ग्राफ बनाने वाले थे. चलो ठीक है, मैं थोड़ा देर बात कर लेता हूँ. ठीक है ना. अब जब ये ऑलरेडी लिख दिया तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करें. मे बी टुवर्ड्स द एंड लास्ट 10 मिनट में मैं वो ग्राफ बना दूं. ठीक है ना, वो भी करा दूं. ठीक है, कोई बात. इक्वल क्यों होता है, सोमा तुमने एक सवाल पूछा दैट इज इक्वल क्यों होता है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा चीज इक्वल होता है. सर आप एक बार वो वाला क्वेश्चन फिर से बता दो. कौन सा सर वो वाला ए और बी सी डी. अच्छा ये पीछे वाला. यस सर. अच्छा ठीक है. अब सुनो, देखो मैंने क्या यूज किया, है ना, मैंने क्या यूज किया कि यहाँ पे एक एडिशन सिंबल है, यानी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए. तो ये तो एस स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर होना चाहिए तभी ऐड हो पाएगा. पर ये तो वी क्यूब है, वी मतलब एल टी माइनस वन, तो यानी एल क्यूब टी माइनस 3, ये तो वी क्यूब है. यानी ए ऐसे होना चाहिए कि एल क्यूब टी माइनस 3 अपॉन ए करो तो ए स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एल स्क्वायर होना चाहिए. क्यों? अदरवाइज ऐड ही नहीं हो पाए. तो ये हो गया पहला स्टेप. तो देयरफॉर एल क्यूब टी माइनस 3 अपॉन ए शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर. तो ए को उधर लेके एल स्क्वायर नीचे लेके आ गए तो एल टी माइनस, तो देखो ए का वैल्यू आ गया एल टी माइनस. तो इससे मैंने ए निकाला. अब आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो एस है और यहाँ पे कुछ और है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए होगा वो एस के बराबर यानी एल के बराबर. तो ये तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू एल होना चाहिए. तो बी ऊपर गया, एल नीचे आया, तो यानी क्या हो गया, है ना, सॉरी वी स्क्वायर हो गया एल टी माइनस एल स्क्वायर टी माइनस 2 और एक टी 2 भी है, तो वो टी तो कैंसिल हो गया. तो एल स्क्वायर बाई बी शुड बी एल, तभी ऐड और माइनस हो सकता है. तो फिर बी क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए. तो एल स्क्वायर बाई एल, एल हो गया और ये एल है, तो यानी अब माइनस हो सकता है. यानी ये पूरा न्यूमरेटर है क्या, एल है. तो उसको ठीक करने के लिए बी के जगह मुझे पुट करना पड़ेगा एल, तभी जाके, मतलब डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, तभी जाके रिकंसाइल हो पाए. अब अगर पूरा न्यूमरेटर एल है लेकिन यहाँ तो एल स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी तो बराबर होना चाहिए ना. ये भी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पार्ट है ना, या कह सकते हो कि डायमेंशंस बराबर होना चाहिए. तो देयरफॉर ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर होना पड़ेगा, पर न्यूमरेटर तो
सिर्फ एल है, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एल टू द -1, है ना, तब जाके वो ऊपर जाके एल स्क्वायर हो पाएगा, मतलब एल स्क्वायर में एल में शामिल होकर एल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया L-1, यानी C हो गया L-1, तो पहले C लिख दे L-1। लेकिन अगर ये L-1 है तो A by T भी L-1 होना पड़ेगा, है ना। अब A तो LT-2 है, A लिखा, हाँ ये वाला, तो यानी LT-2 एक्सेलरेशन बाय D मस्ट बी इक्वल टू C, और ये C मतलब क्या है, पूरा न्यूमरेटर में जो है वो क्या है L-1, तो इक्वल टू L-1, तो उससे क्या होगा D आ गया, तो L को उधर ले गया तो L स्क्वायर है T माइनस, इससे क्या होगा ना D आ, और फिर तो AB by CD पूछा था तो वो तो जस्ट डिजाइन करके लिख दिया, है ना। तो मैंने मतलब बेसिकली हमने क्या किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ सिमिलर सेम डायमेंशंस के ही पॉसिबिलिटी, सेम अगर नहीं होगा तो इन दैट केस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, ये चीज। अब ठीक है, देख लो, अभी अगर कुछ है तो पूछ सकते हो। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू दिस, वी वर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन इज इन मोशन यूनिफॉर्म एंड द अदर इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये काम करो, क्योंकि देखो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कोई नए वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं मैं, तो सब लोग एक काम करो, जितना ज्यादा हो सके यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करो। यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करो, मैं देखता हूं कौन क्या लिखते हैं। तो आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, है ना, तो उसको डिफाइन करो जरा। कई बार कुछ ज्यादा इजी पूछ लो तो सोचते हैं कि ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ जी। ओके, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये एक आया हुआ है, सेम वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, थोड़ा सा मैं रोकूंगा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। देखो, अभी हमने जस्ट मोशन वर्ड यूज किया, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वेलोसिटी, लेट्स स्टिक टू ओनली पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन, क्योंकि वेलोसिटी उससे थोड़ा आगे आएगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन पे आता, तो वो यानी वो एक स्टेप आगे है। तो देखो, अभी वेलोसिटी की तरफ मत जाओ, थोड़ा सा बेसिक पे रह जाओ, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, टाइम, इंटरवल, इन्हीं को यूज करो, ठीक है। कईयों ने वेलोसिटी के टर्म्स में दिया है, कईयों ने सही भी दिया है, पर फिर मैं उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी तो इसके बाद डिफाइन करूंगा कि भाई वेलोसिटी मोशन का क्या चीज होता है या क्या एस्पेक्ट होता है, वो बाद में डिफाइन करेंगे। अभी देखता हूँ यूनिफॉर्म के लिए क्या किया, इन विच द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन सेम। ओके, अब देखो डेफिनेशंस में कई बार ना हम लोग सोचते हैं कि शायद एडिक्वेट हो गया, तो देखो एक प्रॉब्लम, अगर मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें स्टेट ऑफ मोशन सेम रह जाता है, तो इन दैट केस ध्यान रखना स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे करो, या तो वो भी एक क्लियर कर लो पहले कि भाई दिस इज व्हाट आई मीन बाय स्टेट ऑफ मोशन, और अगर ये सेम रह जाता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मे बी आई डिफाइन स्टेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन सेम रह जाए तो क्या इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे? तो आंसर इज ऑब्वियसली विल से नहीं, नहीं एक्सेलरेशन होगा तो कैसे यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन तुमने क्योंकि ये नहीं बोला कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, तो देखो ये एक सवाल रह जाता है। तभी मैंने बोला कि अभी क्या है कि हमने सिर्फ इतना ही सपोज नॉलेज एक्वायर किया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है ना, बस इतना ही मान लो नॉलेज है। कोशिश करो कि डेफिनेशन को एज लेस कंट्रोवर्शियल एज पॉसिबल, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या होता है हम लोग अटक जाते। ओके, अब देखो और एक आया, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन एन इनर्शियल फ्रेम। अब देखो फिर एक बड़ा वर्ड यूज हो गया, इनर्शियल फ्रेम, उसको हटा, इनर्शिया एक्सेलरेशन के टर्म्स में डिफाइंड है, तो देखो उसको थोड़ा साइड में रखो। जब मैं वेलोसिटी ही मना कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन तो उससे भी आगे, उसको छोड़ दो। ओके चलो ठीक है, अभी तक जो डेफिनेशंस आए, जो जो मूल मतलब जो मेन चीज सबके डेफिनेशन से उठ के आ रहा है वो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा फॉन्ट साइज भी छोटा है, आई होप यू आर एबल टू जस्ट रीड इट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डिफाइन किया गया एज यूनिफॉर्म मोशन। मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज मैं कहता हूं
कि t इज इक्वल टू t और डिस्प्लेसमेंट का एक हिसाब दे रहा हूं, तो कैन दिस बी एन एग्जांपल? ये एक अच्छा एग्जांपल होगा क्या? t is equal to 0 displacement 0, t is equal to 1 displacement 7 है ना, t is equal to 2 displacement 14, t is equal to 3 displacement 21, 4 28, 5 35। मैं और देना चाहता था पर क्या करें, जगह नहीं है, इसलिए मैंने यही खत्म कर दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यस और नो? ओके, अभी एक दो और भी आया हुआ है। टाइप ऑफ मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट जीरो। चलो ठीक है, मैं वेलोसिटी वर्ड को अवॉइड करना चाह रहा था, इसलिए मैं उसको मना कर रहा था, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक और आया हुआ, दैट इज मोशन ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। हाँ ठीक है, मैंने भी वही लिखा है। अच्छा ठीक है, अब कईयों ने बोला है कि इसमें ना डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं। चलो ठीक है, मोशन इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सपोज ये भी कह दिया आपको। अब ठीक है, मैं से एग्री कर रहा हूं। देखो ये जो मुद्दे उठा रहे हो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं, घबराओ मत। तो व्हाट समबडी हैज रेज्ड, अब तो कई सारे आ गए, तो इसमें मुझे ट्रैक नहीं रखने में दिक्कत हो रहा है। समबडी इज सेइंग कि नहीं, आपने डायरेक्शन तो बताया नहीं। हो सकता है कि 7 इधर गया, फिर 14 उधर गया, फिर 21 उधर गया, फिर है ना 28 उधर गया, फिर इस तरीके से अगर हुआ तो फिर क्या पता। चलो ठीक है, मैं समझ गया। यानी 7 14 21 28 सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, और उसका डेटा मैंने दिया। अब ठीक है, यशु सेज नॉट नेसेसरीली, इसके बाद भी नॉट नेसेसरीली है। कईयों ने यस भी बोला है, हर्षित ने यस बोल दिया, आयुष ने यस बोला है, नहीं आयुष ने पहले नो बोला था, अब यस बोला है। चलो ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन बताऊं तो मे बी को दोबारा करते हैं। कई बार ना यस और नो हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन का नो था, अब यस हो गया, या पता नहीं क्या हुआ। अब मैं फ्रेश पूछ रहा हूं, बॉडी इज मूविंग ओनली इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि इधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर इधर इधर, ऐसे ओनली इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये उसका डेटा है। मैं कह रहा हूं कि इज इट यूनिफॉर्म मोशन? अब आंसर बताओ। ओके ठीक है, ऋषभ, आयुष, हर्षित, कुमार आदित्य, आयुष गुप्ता यस, गर्भ यस, श्रेयसी यस, पार्थ यस। एक मिनट, आर्यंत का कुछ और आंसर है, देखो क्या। ऑब्जेक्ट शुड कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ईच माइक्रोसेकंड विद इन अ सेकंड। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर। बाकी सबने, आर्यंत ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, एक माइक्रोसेकंड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ठीक है ना। बाकी सबने यस यस कर दिया, केतव, देहम, ओम, क्रिश, सबने यस कर दिया। ओके चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैंने पता है क्या किया, इस पूरे मोशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और एक कैमरा में पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं। और क्या किया, कैमरा को हर सेकंड बाद रोक रहा हूं, तो कंटिन्यूअस अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डेटा कहां से लाऊं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रोड पे सारा निशान लगा रखा है कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इस तरह निशान लगा रखा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, और हर सेकंड बाद कैमरा को रोक देता हूँ। तो जो पार्टिकल उस समय जहां पे है उसका रिकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ। यानी 1 सेकंड पे रोक दिया तो 7, फिर कैमरा चलने दिया, फिर 2 सेकंड पे रोक दिया। रोकने का तो बटन बड़े आराम से मिल जाता है, तो मैंने कॉपी में नोट कर लिया। इस तरीके से वो जो नोट किया हुआ चीज है वो ये है। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ ये कंक्लूजन की मोशन यूनिफॉर्म था या नहीं था? द आंसर इज नॉट श्योर। यस मत बोल देना, यस बताए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम लोग इस डेफिनेशन को फॉलो कर। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन पूरा सही भी नहीं है। तुम लोग क्यों, इसमें क्या गड़बड़ है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल टाइम, बस इतना ही बहुत है। ये गलत नहीं है, लेकिन इतना ही बहुत नहीं, इसमें थोड़ा सा कमी है। तो वो थोड़ा सा मैं जो हल्का सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, इसी क्रिटिकल अप्रोच से, इसी क्रिटिकल तरीके से एक एक लाइन किसी भी किताब के पढ़ते हो, या अगर मैं कुछ कहता हूं तो एक एक लाइन जो मैं कहता हूं उतना ही क्रिटिकली हर सेंटेंस को एनालाइज करो, तब देखना फिजिक्स के जो कंसेप्ट है उसमें ज्यादा मजबूती आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा कमी पॉइंट आउट करता हूं। मैं बताता हूं, एक काम करो, मैं इसी डेटा को दोबारा दे रहा हूं, पर पता है कैसे दे रहा हूं। अब टी का थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0.5 1 1.5 2 2.5
3.5 4 5 तक है ना, 4 4.5 और 5। अब सुनो ध्यान से, ये 7 14 21 28 35, लेकिन पता चले ये ऐसे है। अब बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? अभी ना एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, और वो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। एक तो ना इतने कमेंट आ गया, और वो आया निमिषा से कमेंट आया। मैं निमिषा के कमेंट थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बट थोड़ी देर बाद। बस अभी फिलहाल मैं एक्वायर कर रहा हूँ कि ये क्या है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सबने कंक्लूड कर दिया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और सब लोग एग्री भी कर रहे हो, बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है? कि मैं अगर इसी में इस डेटा को गायब कर दूं, इसी में तो तुम इसको यूनिफॉर्म मोशन कंक्लूड कर दोगे। इसी के अंदर अगर मैं कुछ डेटा गायब कर दूं तो इसको तुम यूनिफॉर्म मोशन कंक्लूड कर दोगे, क्योंकि यही तो तुमने किया। यानी अब तो मैं बहुत आराम से यूनिफॉर्म मोशन करवा सकता हूं तुमसे। कैसे? मैं कुछ इंटरवल्स के डेटा गायब कर दो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और उस इंटरवल का डेटा जोड़ दो तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये डेटा कलेक्शन का तरीका थोड़ा गलत था, और इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसलिए निमिषा ने एक आंसर दिया है, और मैं उसको पढ़ के एक बार सुनाना चाहूंगा, और अच्छा आंसर है। आई वुड लाइक टू रीड इट आउट। एक मिनट, अभी कुछ मैसेज मत भेजो कि सब ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, अभी आंसर आया हुआ है। मैं आंसर खुद भी दे सकता था, बट आई लाइक कि तुम लोग आंसर दो, मैं उसको पढ़ के सुनाऊं, सो आई बिकम द मीडियम, एंड दैट इज नॉट नेसेसरी। यानी ये वाला यूनिफॉर्म मोशन नॉट नेसेसरी क्या है? As we don't know the displacement of the between the time interval 0 and 1 second, कि 0 और 1 सेकंड के बीच में हुआ क्या ये नहीं पता चला। तो यानी when a body travels equal displacement in equal interval of time, no matter how small the intervals may be, तब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, इसके पहले भी एक किसी ने आंसर दिया था, and that was Aryan, and that is no, इससे नहीं चलेगा। आपने तो एक माइक्रो सेकंड का डेटा दिया नहीं। मैं कह रहा हूं अगर एक माइक्रो सेकंड का भी डेटा दूंगा तो भी तुमको कंक्लूड करने में दिक्कत आएगा। क्यों? हो सकता है कि उस माइक्रो सेकंड के अंदर हल्का सा वेरिएशन हो रखा है। जैसे इसमें देखा होगा, पहले आधे सेकंड में अलग टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, अगले आधे सेकंड में अलग टाइप का डिस्प्लेसमेंट, फिर अगले आधे सेकंड में अलग, फिर अगले आधा। इसमें तो यही था ना प्रॉब्लम, and therefore this definition needs a modification, and that is not only equal displacement equal interval time, but एक चीज और जोड़ूंगा मैं, and that is whatever the interval be। अगर कोई ऐसे किसी का साउंड आ रहा है बेटे, थोड़ा बंद कर लो, या अगर कोई सवाल पूछ लो तो अलग बात है। हाँ, तो यानी ये वाला गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर इसको थोड़ा क्वालिफाई करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल पे इक्वल होना चाहिए, चाहे इंटरवल कुछ भी हो जाए। ये ना हो कि कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे इक्वल आ रहा है तो मैं कंक्लूड कर दूंगा यूनिफॉर्म से। नहीं, चाहे कोई सा भी इंटरवल का डाटा मैं मांग लूं, चाहे कोई सा भी इंटरवल का डेटा मैं मांग लूं, और अगर तुम्हारा डेटा यूनिफॉर्म आ रहा है हर इंटरवल पे, तो मैं फिर यूनिफॉर्म उसको कैटेगराइज करूंगा। किसी एक पर्टिकुलर डेटा को देख के मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैंने पूछा था क्या मैं इसको यूनिफॉर्म कंक्लूड करूं। द आंसर इज आई डोंट नो, यानी आई डोंट नो इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, और अगर मैं कह दूं देखो ऐसे ही और भी डेटा है, और कोई भी डेटा उठाओ सब में ऐसे इक्वल 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 हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नो इश्यूज, हैव नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इज दैट सपोज मैंने ये एक्स लिया, ये वाई लिया, और एक और मतलब ये ओरिजिन हो गया, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वर, ओरिजिन मतलब होता है ऑब्जर्वर, और मान लो वो फिक्स्ड है। ठीक है, एक और ऑब्जर्वर है, उसका भी एक्स एक्सिस उसी ओरिएंटेशन में है, वाई है,
और मैं कुछ चीजों का डेटा पूछ रहा हूं। नंबर 1 इज पोजीशन, ठीक है। नंबर 2 इज डिस्टेंस। अब मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात करूंगा। स्पीड, वेलोसिटी, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो रह गया, चलो ठीक है, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गया और ये हो गया स्पीड। अब मुझे बताओ कि अगर मैं रेफरेंस बदलूंगा इस केस में, फिक्स्ड ऑब्जर्वर, ठीक है, ये दोनों ही फिक्स्ड है, तो इसको ऑब्जर्वर बी कह देता हूं, इसको ऑब्जर्वर ए कह देता हूं। अब मुझे बता दो कि किस में सेम आएगा और किस में डिफरेंट आएगा। तो नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 डिस्टेंस, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 वेलोसिटी, नंबर 5 स्पीड। तो अगर दोनों ऑब्जर्वर से अगर सेम चीज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगा तो कौन से सेम आएंगे और कौन से अलग आएंगे, ठीक है ना। Now Soma has made a comment on that, is that means nothing is uniform. नहीं, समझे नहीं, इतना एक्सट्रीम में चले जाओ। आंसर इसका ये होगा कि अगर एक टेबल दिया जाए और उस टेबल से कंक्लूड करने बोलो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म मोशन हो ही सकता, पर यूनिफॉर्म मोशन में तभी गारंटी कर सकता हूं जब तुम कमिटमेंट दो कि तुम कोई सा भी कोई सा भी इंटरवल का डेटा मांग लो, देखना सारे बराबर आएंगे, देन नो प्रॉब्लम। अगर ऐसे हो रहा है तो देन ओके, आई एग्री कि यूनिफॉर्म मोशन है, अदरवाइज हम कंक्लूड नहीं करते। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ऐसे लिखो एस 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 या एस डी डी एस डी, इस तरीके से लिखो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि इन दोनों ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन कौन से सेम होंगे और कौन से अलग होंगे। नहीं, ये 2 3 4 5 मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। तुमको देना था एस 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 डी या एस डी एस डी एस, इस तरीके से, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि इन 5 में से कौन से सेम और कौन से अलग। ओके, अर्नब ने बोला डी पहला वाला, बाकी सब ऐसा है। ओके, ठीक है, अब सब लोग यही बोल रहे हैं, इवन अरियंत ने भी यही बोला। अरियंत ने नहीं, अरियंत ने अलग बोला, उल्टा बोल दिया। यशु और अरियंत के आंसर उल्टा है। यशु बोल रहे हैं कि ये डी है बाकी एस 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 है, और अरियंत बोल रहे हैं ये एस है और बाकी डी डी। अच्छा, अब कुछ और आंसर भी आ रहे हैं, नहीं वही है डी डी डी। अच्छा, तो नाउ अरियंत वांट्स टू चेंज इट, चलो कोई बात नहीं। इसके पहले यशु ने एक और आंसर दिए थे, मुझे नहीं पता कौन सा। चलो ओके, देखो पहली बात तो हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया है एज चेंज इन पोजीशन। देयरफॉर अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, अगर मान लो उसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, पहली बात तो ध्यान रखना कि हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस। तभी देखो एक्स और वाई लिया मैंने, वाई तो ऐसे रेफरेंस के लिए लिया, बट हम लोग का मेन टारगेट है एक्स, तो यानी अगर आगे पीछे मोशन हो रहा है तो पोजीशन का आंसर तो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं ओरिजिन हूं और अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो मैं तो उसको 0 बोलूंगा, और मान लो एक ऑब्जर्वर 2 मीटर पीछे है तो वो उसी को +2 बोलेंगे, तो पोजीशन तो अलग हो गया। लेकिन लेकिन देखना डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, डिस्टेंस सेम आएगा, वेलोसिटी भी सेम आएगा, स्पीड भी सेम आएगा, तो सारे सेम सेम आंसर। यानी जस्ट बिकॉज द ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट डज नॉट मीन कि हर ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, ऐसे नहीं है। जस्ट बिकॉज द ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट डज नॉट मीन कि ऑब्जर्वेशंस सारे अलग हो जाएंगे। जैसे इनके ऑब्जर्वेशन सब सेम है, हाँ ये अलग आएगा, पोजीशन तो अलग आएगा, है ना, क्योंकि अगर मान लो कोई ओरिजिन पे है तो कोई एक जने उसको 0 बोलेंगे, और कोई अगर ऑब्जर्वर ओरिजिन से दूर है
तो उसी ओरिजिन वाला, सो कॉल्ड ओरिजिन वाले ऑब्जेक्ट के बारे में वो कुछ और बोलेंगे, है ना, डिपेंड करते हैं वो आगे है या पीछे है। तो देयरफॉर इसको छोड़ के बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस सेम आएंगे, ठीक है। गर्भ ने बोला एस डी 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 डी, ये तो उल्टा बोल दिया, पोजीशन ही तो अलग होगा ना, बाकी तो अलग होगा। इशिता एक कमेंट की है, दैट इज बट टाइम इज रिलेटिव, ठीक है ना। ओके, अब सुनो, इस केस में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, इज दैट वी आर डिस्कसिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम इज एब्सोल्यूट। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे हैं उसमें टाइम का कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है ना, ना ही लेंथ में कोई डायलेशन होता है और ना ही वेलोसिटीज के रिलेटिव मोशन में अलग अलग होता है, ये सब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में होता है। तो दैट्स नॉट एनी वे और पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो देखो टाइम को हम छेड़ेंगे नहीं, टाइम तो टाइम, टाइम चाहे मैं मेजर करो, चाहे तुम मेजर करो, चाहे तुम खड़े होकर मेजर करो, चाहे तुम चलते हुए मेजर करो, चाहे तुम आगे से मेजर करो, चाहे पीछे से मेजर करो, सबके सेम मेजर। टाइम में कहीं कोई हेराफेरी नहीं है, बाकियों में हेराफेरी हो सकता है। हो सकता है कि तुम एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो और वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर मैं अलग दे रहा हूं, कोई और अलग दे रहा है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं चल रहा हूं, वो स्टेशनरी, या हो सकता है मैं स्टेशनरी, वो चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देहम से डिस्टेंस कैसे सेम हो जाएगा, है ना। ओके, देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता दूंगा, आई होप यू कैन एक्सट्रापोलेट दैट एग्जांपल अकॉर्डिंगली। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फटाफट दे दूंगा। देखो सपोज मैं एक लाइन बना देता हूं, ये ऑब्जर्वर O1 है और ये O2 है और ये मान लो है 4 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है ना। एक काम करो, OB1 OB2 ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का इंटरमीडिएट 2 यहाँ पे और फाइनल पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। मैं इन सब के मेजरमेंट्स दे देता हूँ। मेजरमेंट ये है कि सपोज ये 5 मीटर है, ये सपोज 6 मीटर है और ये सपोज 2 मीटर, फाइन। तो अगर मैं इनके पोजीशंस और वोट निकालता हूं तो इसको मेजर कैसे करना है, OB1, ठीक है ना, OB1 OB2, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। इसका डेटा अगर देखोगे तो दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है। यहां से सपोज पार्टिकल, ऑब्जर्वर जो है यहां से पहले यहां जाता है, मान लो ऐसे, और फिर मान लो वहां से यहां, ये कर रहा है ऑब्जर्वर। So the observer started here, gone there, and then let's say come back. ये ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यहां से गया यहाँ पे और फिर वापस यहाँ पे। तो O1 यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 3। तो पोजीशन का आंसर देखना ऑब्जर्वर 1 के और ऑब्जर्वर 2 के लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट 1 का देखो सेम आएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 का भी सेम आएगा, एस यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएगा, और जो डिस्टेंस है वो भी देखना सेम। तो पोजीशन 1 का जो वो होगा, तो मैं काम करता हूँ OB1 का बना देता हूँ। तो OB1 का होगा 5, पोजीशन 2 हो गया 11, पोजीशन 3 हो गया 7। OB2 का अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 9, 15 और ये हो जाएगा 11। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। तो OB1 देखेंगे कि पहले डिस्प्लेसमेंट 1 5 से 11 गया, तो यानी +6, फिर 7 से 11 आया तो -4, तो ओवरऑल कितना हो गया 2। अच्छा ये अगर देखें तो क्या 9 से 15 वो भी 6 है, 15 से 11 4 मीटर पीछे है तो -4 है, तो एस क्या होगा 2। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ। तो ये वाला ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ये भी देखेंगे 6 गया और 2 वापस आया, तो ये भी 8 मीटर देखेंगे। और अगर वो देख रहा है तो वो भी देखेगा कि 6 मीटर आगे जाके 2 मीटर पीछे है, ये। तो देयरफॉर देखो पोजीशन का डेटा देखो अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का देखो सब कुछ सेम सेम आ रहा है, और डिस्टेंस का भी सेम है। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, आई होप यू कैन pick up a clue from that.
Aryantas asked that is this in this question have we considered object as on the x-axis? और मैंने पहले ही बोल दिया था motion only in a straight line. ठीक है ना? So we are discussing in the context of straight line. ठीक है? And that's how we are discussing. ठीक है ना? Displacement, motion of the object in a straight line. ठीक है? तो ये जो conclusion हम लोग कर रहे हैं इससे क्या आ रहा है? Same आ रहा है for these two observers. ये छोटे-छोटे चीजें हैं which you must keep in mind. Okay, let's move on now. Now I want to find out the relationship between. Mind you, we are discussing again motion in a straight line. ठीक है? Distance और displacement का relationship क्या है? या कह सकते हो magnitude of distance और magnitude of displacement का relation क्या है? Magnitude of distance and magnitude of displacement का क्या relation? तो इसको D लिखता हूं suppose और इसको S लिखता हूं suppose. हाँ जी, क्या relation है? Magnitude of distance, magnitude of displacement. What is the relationship between the two? Okay. ठीक है, I was expecting this correct answer only. Okay. किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, सबने सही आंसर दिया. निमिषा, यशु, इशिता, श्रेयसी, and then और कौन दिया? जसराज, ठीक है ना? श्रेयसी एक्सेट्रा. स्नेहा, देहम, ठीक है. अब मेरा सवाल है कि बिल्कुल बात सही है. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये बताओ इक्वल टू कब होता है? तो इक्वल टू इस समय होता है तो ऑब्वियसली फिर बाकियों में अनइक्वल टू होगा. तो इसलिए मैंने एक ही सवाल पूछा. वैसे तो मेरा सवाल है कि इक्वल कब होता है और अनइक्वल कब होता है या ग्रेटर देन कब होता है. बट अब मैंने इक्वल पूछा है तो ठीक है, उतने में हो जाएगा. ओके, एक मिनट. मोशन इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज ना हो. मोशन इन द सेम डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन in the same direction when object travels in same direction when object moves in a straight line in a particular direction. चलो ठीक है. ऑलमोस्ट एक दो छोड़ के सारे सेम, सारे जो है करेक्ट आंसर. एंड दैट इज इन अ यूनिडायरेक्शनल मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मत बोलना, क्योंकि कईयों ने बोला कि अगर मोशन यूनिफॉर्म हो दैट वोंट बी द आंसर. क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है. ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं 6 मीटर गया, रुक गया थोड़ी देर, फिर 2 मीटर आ गया, फिर रुक गया थोड़ी देर. ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं. फिर थोड़ी देर आगे गया, फिर रुक गया. लेकिन इसमें देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर. जहां चेंज इन डायरेक्शन हुआ वहीं पे जो है बराबर नहीं होगा. अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को सपोज मैं कहता हूं कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है ना. यानी सपोज मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन को पूछता, इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा. यानी मोशन तो है पर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो क्या होगा? तब क्या हो गया? हाँ, एक ही आंसर आया. सोच रहे ये तो फटाफट आंसर दे दो, इसमें कोई बात ही नहीं. Okay, Shreyasi says D greater than or equal to S. Rishabh says D greater than S. Yashu says D greater than S. Okay, non-straight line में सिर्फ D greater than S. अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो, और याद रखना इसको स्ट्रेट लाइन माना जाता है. यूं गया और यूं वापस आ गया माना, तो इसको स्ट्रेट लाइन माना जाता है. लेकिन अगर कर्व में मूव कर रहे, चाहे सर्कल हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे कोई रैंडम पाथ हो, पैराबोला हो, चाहे कोई सा भी हो, जहां कर्व किया तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस होगी. यानी अगर मैं एक ओवरऑल मोशन के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, यानी 1D भी इंक्लूड कर लिया, 2D भी इंक्लूड कर लिया, 3D, तो पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन के लिए पूछ रहा था. स्ट्रेट लाइन के लिए D ग्रेटर देन S,
ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, यानी इक्वल टू भी एक पॉसिबिलिटी है। कब होगा ना उसके लिए यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, और डिस्टेंस तो पूरा लेंथ ऑफ पाथ होगा, तो ऑब्वियसली वो फिर बड़ा हो जाएगा, है या नहीं, एंड सो ऑन। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब मैं पूछूंगा वेलोसिटी को लेके। वेलोसिटी क्योंकि पता है दो टाइप का होता है, एक होता है v इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखना मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया तो इसके मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और वेलोसिटी एवरेज हो गया। v इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन अगर कैलकुलस से देना चाहते हो तो ds अपॉन dt होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ds ये हो गया, है ना। और v एवरेज क्या होता है ना, s बाय t। और अगर कोई इंटरवल पे देखते हो तो यानी डेल्टा s बाय डेल्टा t। और अगर कोई दो कॉन्क्रीट इंटरवल t1 टाइम और t2 टाइम के बीच में करना चाहते हो तो इन दैट केस s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है। और अगर जीरो से मेजर करते हो तो इन दैट केस ये चीज एक्चुअली यही हो जाता है, बस t1 को जीरो कर दो तो ये s माइनस s हो गया, और t1 जीरो कर दो अगर मान लो स्टार्टिंग से कर रहे हो। और अगर मान लो बीच में 7वें सेकंड से लेके 11वें सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो दीस आर द वेरियस फॉर्मूलेज, है ना। अब मुझे एक दो चीजें बताओ, v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज कैसे रिलेट होता है। अगेन वी आर नाउ डिस्कसिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन v इंस्टेंटेनियस और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगाया, ठीक है ना, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछना। हाँ जी, क्या होगा v इंस्टेंटेनियस v एवरेज। क्या कोई कॉन्क्रीट रिलेशन है v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज के? ओके, कृष्ण ने एकदम सही आंसर दिया है, इसके बीच में कोई कॉन्क्रीट रिलेशन नहीं, क्योंकि v इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल मोशन का है। मान लो एक सिंपल सा केस ले लो, सपोज एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा है, वैसे तुमने एक्सलेशन में डिस्कस नहीं किया बट क्योंकि तुम लोगों को पता है इसको डिस्कस करने में कुछ नहीं आता है। एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से लेके सपोज 50 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्मली, तो उसका एवरेज 30 हो जाएगा। तो v एवरेज कितना होगा, 30 हुआ। इंस्टेंटेनियस तो 10 भी है, कभी 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, करते करते 30 भी है, कभी कभी यानी बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो, और कभी 35, 40, 45 भी है, यानी मोर भी हो सकता है, यानी नो रिलेशनशिप, है ना। तो देयरफॉर इट कुड बी ग्रेटर, इट कुड बी इक्वल टू, और इट कुड बी लेस देन आल्सो, देयर इज नो डिफरेंस एज सच, ठीक है। लेकिन 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 अब मैं पूछ रहा हूं दो और वो है एक्चुअली ना स्पीड के लिए बुक्स में कोई कॉन्क्रीट नोटेशन है, तो मैं जनरली एल यूज करता हूं डिस्टेंस के लिए और एल डॉट यूज करता हूं स्पीड के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं दो चीजें पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन और एस तो पता ही है डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी को मैं एस डॉट लिख सकता हूं, है ना। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस डॉट इंस्टेंटेनियस एंड एल डॉट इंस्टेंटेनियस, और एस डॉट यानी वेलोसिटी एवरेज और एल डॉट यानी स्पीड एवरेज। तो ये 1 ये 2, अब इनका रिलेशनशिप बताओ, लेस देन और इक्वल टू। हाँ बिल्कुल सही बात है, बाद में श्रेयस ने ये बताया कि भाई इट कैन बी एनीथिंग, और अरियंत ने भी बताया कि हाँ देयर इज नो कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बोला। और कुछ
सर हम स्पीड को v विदाउट वेक्टर साइन भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी तो v विदाउट वेक्टर रिप्रेजेंट होता है ना? तो एक्चुअली ना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है जो बुक्स में फॉलो होता है। एक तो होता है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है ना तो मैग्नीट्यूड दो तरीके से लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड इसका इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये भी लिखते हैं कई बार, और कई बार देखना ये भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज। और देखना बुक में समहाउ आई डोंट नो क्यों स्पीड के लिए कोई नोटेशन यूज नहीं करते, वो कुछ कॉन्टेक्सचुअल करके कुछ बता देते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैं एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। और कोई बात मैं एल यूज, इनफैक्ट देखना डिस्टेंस के लिए भी अलग से कुछ यूज नहीं करते हैं बुक्स, तो इसलिए मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एल फॉर डिस्टेंस, तो देयरफॉर एल डॉट फॉर स्पीड, और उसमें कोई वेक्टर तो लगेगा नहीं एनीवे, है ना? और एस डॉट यूज किया मैंने इंस्टेंटेनियस एनर्जी से मैग्नीट्यूड, स्पीड में तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली से मैग्नीट्यूड ही कंपेयर कर रहा हूँ, है ना? ओके, आर्यन ने बोला कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बराबर है, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर। इनफैक्ट पता है इंस्टेंटेनियस ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर में जो सुई नहीं होता देखना ऐसे तो करके 70, 60, 80, 120 ऐसे करके, आजकल खैर डिजिटल भी आता है, उसमें तो लिख के आ जाता है कि इतना किलोमीटर पर आवर, बट मैं थोड़ा सा पुराने की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल वाले ऐसे। तो स्पीड निकालने का भी वही इंस्ट्रूमेंट है, वेलोसिटी निकालने का भी वही इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ ये होता है कि जब वेलोसिटी बताना होता है तो वही चीज बताता हूं मैं, बस साथ में एक डायरेक्शन लिख देता हूं कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, या आई कैप या जी कैप या जो। तो देयरफॉर वेलोसिटी इज व्हाट, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड एंड ऐड टू दैट सम डायरेक्शन। तो देयरफॉर दोनों बराबर है। लेकिन एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस से आता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट से आता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन अभी हमने देखा था। तो देयरफॉर s dot average will be greater than or equal to del dot average। और ये भी वही रिलेशन है जैसे इसमें लिखा था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही रिलेशन होगा कि इक्वल टू तब होगा जब यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना? इक्वल टू तब होगा जब यूनिडायरेक्शनल। इज दैट ओके? देहम ने बिल्कुल सही बोला, तो थोड़ा डाउटिंग मोड में लिखा है, और जैसे अरियत ने भी लिखा बोथ ऑफ देम आर इक्वल। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबने इक्वली सही लिखा। और जो एवरेज वाला हो गया, एवरेज अच्छा लिख दिया, ठीक है ना? देखिए स्पीड एवरेज विल बी व्हाट, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो कम नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है आगे जाके पीछे आ जाए, है ना? तो डिस्टेंस तो बढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट घट जाता है, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है और एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस से आता है, तो इसलिए ये रिलेशनशिप स्टैंड करेगा। ओके, अभी तक हमने कोई मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं किया, अभी तक हम लोग जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये डिस्कशन हो जाए पहले अच्छे से। क्यों? इससे क्या ना, अगर मान लो किसी के दिमाग में किसी भी क्वांटिटी के लिए थोड़ा सा भी कुछ डाउट रह गया तो देखना इस डिस्कशन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आज मैं सोच रहा था कि वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट चलो ठीक है, जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, मे भी कल एक काम करें, ग्राफ से ही शुरू करेंगे और उसके मिनट्स मोर थोड़ा सा इसी तरीके का थ्योरेटिकल डिस्कशन एक बार और करेंगे, कुछ और एस्पेक्ट को लेके, खास करके मूविंग ऑब्जर्वर। जैसे अभी तक हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा, अलग अलग ऑब्जर्वर लिया था पर दोनों स्टेशनरी थे। अब अगर दोनों मूव करने लगेंगे तो क्या क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट टुमारो इन अ थ्योरेटिकल वे। फर्स्ट पहले थ्योरी क्लियर हो जाए, देन वी विल गो इनटू द मैथमेटिक्स, ठीक है ना? चलो कल फिर कल तो नहीं, रादर एंजॉय योर वीकेंड ब्रेक and then we will again meet on Monday when we will be discussing mathematics as well, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, फिर we'll meet again on Monday. Bye bye. Thank you, sir. Okay bete, thank you and बाय bye सर। bye. Bye bye, thank you. Thank you, sir. Thank you bete, bye bye. Thank you, sir. Thank you, bye bye.